अब देखिए हम लोग कुछ ऐसे सिद्धांतों को डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने बताया कि प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे डार्विन का अवतलन सिद्धांत। तो अब देखिए वैसे तो यहाँ पर डार्विन के सिद्धांत की पूरी थ्योरी दी है, लेकिन क्योंकि इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है तो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कोई भी सिद्धांत आता है तो पहले एक समस्या होती है, उस समस्या को हल करने के लिए सिद्धांत आता है। तो इसी तरह की एक समस्या डार्विन के सामने आई। डार्विन देखते हैं कि आपकी जो कोरल रीफ है या कह लीजिए जो कोरल है, जो आपका प्रवाल है, ये समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई में जीवित नहीं रह सकता, यानी कि बहुत ज्यादा गहरे पानी में कोरल जीवित नहीं रहता है। लेकिन जो कोरल रीफ है इन्होंने देखा ये काफी गहराई तक पाई जाती है। तो जब इतनी गहराई में मान लीजिए कोरल जीवित रह सकता है केवल इतनी गहराई पे, लेकिन रीफ मिल रही है यहां तक, तो जब यहाँ पे कोरल जीवित ही नहीं रह सकता तो ये रीफ का निर्माण कैसे हो गया, यहाँ पर कोरल रीफ कैसे बन गई इतनी गहराई में? इसका आंसर देने की डार्विन ने कोशिश की। अब समझते हैं डार्विन ने इसका आंसर कैसे दिया। देखिए डार्विन ने कहा कि जो आपका कोरल रीफ है ये एक्चुअल में एक द्वीप के चारों तरफ बनती है, और डार्विन ने कहा कि इसके विकास की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि तटीय प्रवाल भित्ति होती है, इसके साथ ही मैंने आपको रोधिका की बात बताई, यानी कि जो प्रवाल भित्ति की रोधिका होती है उसका वो बताया, और अंतिम रूप से एटॉल की बात बताई। तो डार्विन ने कहा देखिए ये 3 चरण हैं जिसमें प्रवाल भित्ति का विकास होता है। पहले तटीय भित्ति बनती है, फिर रोधिका बनती है और फिर एटॉल बनता है। अब ये कैसे होता है? देखिए मान लीजिए एक द्वीप है, इस तरह से चलिए इसको हटा देते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक द्वीप है, ये पूरा द्वीप समूह है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, द्वीप के चारों तरफ क्या होगा, प्रवाल का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या होगा, तटीय प्रवाल का निर्माण हो जाएगा। अच्छा फिर देखिए एक चीज और होती है कि जो तटीय क्षेत्र है वहां पर क्योंकि उतना ज्यादा भोजन उपलब्ध नहीं रहता है, तो जो तटीय क्षेत्र है वहां से प्रवाल समाप्त हो जाते हैं, तो तट और प्रवाल के बीच में एक लैगून बन जाती है, जिसको अभी हम लोगों ने देखा भी था। तो यानी कि पहली अवस्था क्या है, जिसमें कि एक द्वीप है और द्वीप के चारों तरफ प्रवाल मौजूद हैं, यानी कि द्वीप के चारों तरफ प्रवाल का विकास हुआ है। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो द्वीप है उसका अवतलन होता है। अवतलन मतलब भूमि का नीचे की ओर जाना। तो जो द्वीप है वो नीचे की तरफ जाता है। अब देखिए द्वीप नीचे की तरफ जाएगा यानी ऊपर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो जब द्वीप नीचे की तरफ चला गया, डार्विन ने ऐसा बताया, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका, देखिए द्वीप के साथ साथ ये जो चारों तरफ कोरल थे ये भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। अब कोरल जो है गहराई में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इनके सामने एक चैलेंज आएगा कि अगर ये जीवित रहना चाहते हैं तो तेजी से ये ऊपर की ओर बढ़े। तो ऐसे में कोरल जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके घर में कोई पौधा हो तो वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि सूर्य का ज्यादा से ज्यादा प्रकाश लेने के लिए वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। उसी तरह से जो कोरल है उन्हें भी सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, और सूर्य का प्रकाश है ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जो द्वीप नीचे धसक गया है उससे ये धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो द्वीप है वो और नीचे चला जाता है। अब द्वीप और नीचे चला गया तो इन्हीं कोरल के ऊपर और कोरल बन जाते हैं, यानी कि और जो देखिए कोरल के बेसिकली जो कार्बोनाइट होता है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के और ज्यादा खोल बनाते हैं और ज्यादा ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, एटॉल का निर्माण फाइनली हो जाता है। तो ये आपका एटॉल हो गया, बीच में आपकी लैगून हो गई। लैगून क्यों बनती है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर कोरल नहीं बनते हैं, तो तटीय क्षेत्रों के बीच में और जो आपकी कोरल रीफ है उसके बीच में एक लैगून आ जाती है। ये डार्विन का सिद्धांत है, बाकी मैंने एक और तरीके से आपको लैगून का विकास बता दिया है। अब देखिए जो अलग अलग भूगोलवेत्ता होते हैं वो अलग अलग तरीके से लैगून के विकास को समझाते हैं। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और उठता है, मान लीजिए आपके घर के पास में एक तालाब है, तो ये तालाब मान लीजिए पानी से यहाँ तक भरा है। अब मान लीजिए तालाब की जमीन नीचे चली जाती है तो तालाब की गहराई बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जो लैगून है वो छिछली ही रहती है। तो ये लैगून हमेशा छिछली क्यों रहती है,
क्योंकि इसमें अवसाद भी जमा होते रहते हैं। तो ये चीज भी डार्विन ने बताई कि यहाँ पर अवसाद लगातार लैगून में जमा होते रहते हैं, इसलिए लैगून छिछली ही रहती है। इसके बाद देखिए आ जाता है मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, यानी कि फिक्स्ड प्लेटफॉर्म थ्योरी, जिसको दिया था मरे ने। तो देखिए सीधी सी बात है, स्थिर स्थल मतलब ये क्या कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जो है फिक्स्ड रहता है। डार्विन ने क्या कहा कि जो प्लेटफॉर्म है वो मूव करता है, नीचे की तरफ अवतलन होता है। इन्होंने कहा फिक्स्ड रहता है, यानी प्लेटफॉर्म कहीं भी नीचे की ओर नहीं जाता है। तो ये कैसे संभव है, देखिए समझते हैं। इन्होंने कहा कि 180 फीट की गहराई 180 फीट की गहराई जो है वो सही है कोरल के कह लीजिए कोरल के विकास के लिए। यानी कोरल कहाँ पे विकसित हो सकता है, 180 फीट तक की गहराई पे विकसित हो सकता है। तो अब देखिए कुछ स्थान ऊंचे होते हैं, कुछ स्थान नीचे होते हैं, तो कैसे ये फिर कोरल विकसित होते हैं। तो इन्होंने कहा, मरे ने कहा कि देखिए कुछ अंतःसागरीय चबूतरे होते हैं, इसके साथ ही ज्वालामुखी के शिखर होते हैं, इसके साथ ही द्वीप होते हैं। इन सब में क्या होता है, दो में से एक घटना होती है। मान लीजिए कोई द्वीप सागर के बाहर निकला, या ज्वालामुखी शिखर कोई है जो सागर के बाहर निकला है, तो हवा है, पानी है, सागर की लहरें वगैरह धीरे धीरे इसका इरोजन करेंगी, इरोजन करके इसको नीचा करती जाएंगी। एक टाइम आएगा जब ये इतना ही सागर तल से 180 फीट तक की गहराई पे हो जाएगा, यानी कि जब ये सागर तल से 180 फीट की गहराई पे पहुंच जाएगा, ये प्लेटफॉर्म इरोड होके अपरदित होके जब 180 फीट की गहराई पे पहुंच जाएगा सागर तल से, तब जीव जंतु अपना कार्य शुरू कर देंगे, प्रवाल अपना काम शुरू कर देंगे, यानी इसके ऊपर प्रवाल का निर्माण होने लगेगा और धीरे धीरे प्रवाल भित्ति बनेगी। दूसरी चीज क्या हो सकती है, कोई चीज है, कोई प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए एक अंतःसागरीय चबूतरा है जो 180 फीट से ज्यादा गहराई पे है, यहां भी प्रवाल जो है जन्म नहीं ले सकते। तो अब क्या होगा, 180 फीट से ज्यादा गहराई पे है, तो इसके ऊपर पैलेजिक निक्षेप होंगे। हम लोगों ने निक्षेप के बारे में पढ़ा है, पैलेजिक निक्षेप के बारे में। तो इसके ऊपर पैलेजिक निक्षेप हो जाएंगे, और जब गहराई जो है समुद्र तल से इसकी 180 फीट रह जाएगी, तो फिर से 180 फीट की गहराई से जो प्रवाल हैं वो अपना कार्य शुरू कर देंगे, यानी प्रवाल भित्ति बनने लगेगी। अब देखिए इन्होंने भी यही चीज कही कि जो प्रवाल है जो प्रवाल भित्ति है वो 3 चरणों में बनती है। कौन कौन सी, पहली हो गई तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरी हो गई बैरियर रीफ, और तीसरी हो गई आपकी एटॉल। तो यानी ये 3 चरण है। पहला चरण है तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा आपका हो गया रोधिका यानी कि रीफ कह लेते हैं, बैरियर रीफ हो गई, और तीसरी आपकी हो गई आपका एटॉल। तो इन्होंने अब देखिए थोड़ा सा प्रक्रम दूसरा बताया। इन्होंने कहा देखिए जैसे ही 30 फैदम की गहराई मिलेगी, यानी 30 फैदम मतलब 180 फीट, जैसे ही 180 फीट की गहराई मिलेगी, प्रवाल जो हैं वो अपना काम शुरू कर देंगे, यानी कि प्रवाल भित्ति का निर्माण शुरू हो जाएगा 180 फीट की गहराई पे। तो पहले क्या होगा, शुरू में देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं जिससे आपको बेटर तरीके से मैं समझा पाऊं। तो देखिए अब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार हम लोग समझ लेते हैं मरे का। इन्होंने कहा कि 180 फीट की गहराई पे प्रवाल जो है अपना कार्य शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी भित्ति बनाना शुरू कर देते हैं, या कह लीजिए जो प्रवाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल बनाने लगते हैं। तो जब ये खोल बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या निर्माण होगा, आपका जो तटीय प्रवाल भित्ति है उसका निर्माण हो जाएगा। अब ये तटीय प्रवाल भित्ति लगातार ऊपर की ओर भी बढ़ेगी और बाहर की ओर भी बढ़ेगी, यानी कि हर दिशा में ये अपना विकास करेगी। मान लीजिए ये एक अंतःसागरीय चबूतरा है जिसकी गहराई है 180 फीट, इसीलिए यहाँ पर प्रवाल का निर्माण हो रहा है। पहले चरण में तटीय प्रवाल भित्ति बनी, फिर जब इसका लगातार विकास होता जाएगा ऊपर की ओर भी और बाहर की ओर भी, तो आपकी बैरियर रीफ बन जाएगी, यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति बन जाएगी। दूसरा स्टेप हो गया आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति। अच्छा देखिए इसके साथ ये घटना और होती है कि जो आपका स्थल है, यानी कि जो आपका कह लीजिए तटीय क्षेत्र है, कोई स्थल है, और जो आपकी प्रवाल भित्ति है, इसके बीच में कुछ खाली स्थान हो जाता है। बीच का स्थान जब समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर जल भर जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। और देखिए इसके आगे क्या होगा, जब आपका जो सागरीय चबूतरा है, हम लोगों ने माना है कि सागरीय चबूतरे के ऊपर जो है आपके प्रवाल अपना लगातार विकास कर रहे हैं, तटीय प्रवाल भित्ति बनी, फिर बैरियर रीफ बनी। अंतिम चरण में क्या होगा, जब प्रवाल जो है इस चबूतरे के चारों तरफ अपना विकास कर लेगा तो आपके एटॉल का निर्माण हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था इस तरह से एटॉल का निर्माण होता है, पूरा फिगर आपको दिखाया हुआ है।
मान लीजिए ये चबूतरे के चारों तरफ जब सागरीय भित्ति फैल गई, जब आपकी रीफ जो है चारों तरफ फैल गई, तो इसकी वजह से क्या बन गया, इसकी वजह से एटॉल का निर्माण हो गया। अब देखिए एक और सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं जो है डेली का हिम नियंत्रण सिद्धांत, तो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। अब देखिए इसमें क्या कहा, हिम नियंत्रण है, जाहिर सी बात है हिम युग से जुड़ा होगा। तो इन्होंने कहा जो हिम युग था जिसको कहते हैं प्लीस्टोसीन हिमकाल, उस समय क्या हुआ, देखिए प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि पानी बर्फ में बदल गया था। अब देखिए यानी कि ग्लेशियर बन गए थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, समुद्र का जो तल है वो नीचे हो गया। तो इसको स्टेप में समझते हैं। पहले स्टेप में मान लीजिए ये एक स्थान है जहां पर क्या है, कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो ये स्थान ऐसा है जहां पर आपके कोरल रीफ पाए जाते हैं। स्टेप 2 में क्या हुआ, हिमानीकरण हुआ है। तो ये जो स्थान है यहां पर अब पानी समाप्त हो गया। पहले ये पानी के अंदर डूबा हुआ स्थान था, इसीलिए यहां पर कोरल रीफ था। लेकिन स्टेप 2 में क्या हुआ प्लीस्टोसीन काल में, कि पानी का स्तर काफी नीचे चला गया क्योंकि पानी बर्फ में बदल गया। इसकी वजह से यहाँ पर जो कोरल थे वो क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। अच्छा, ये अगर पूछा जाए कितना पानी का स्तर नीचे गया था, तो आप बताएंगे 33 से 38 फैदम तक नीचे गया था। 33 टू 38 फैदम तक नीचे गया था, किसके अनुसार, डेली के अनुसार। अच्छा, अब देखिए जब पानी नीचे चला गया, एक तो यहाँ पर कोरल मर गए, इसके साथ ही दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज ये हुई कि अब देखिए ये स्थान, यहाँ पर पानी तो है नहीं। अब जहां पर पानी नहीं है ये अब वातावरण के लिए खुला है, हवा के लिए, नदियों के लिए ये खुला हुआ है। तो अब इसका अपर्दन होगा। अपर्दन होगा तो क्या हुआ, ये चबूतरे जो हैं एक तरह से यहाँ पर जो अंतःसागरीय चबूतरे हैं, तूफान है, उनका निर्माण हो गया। यानी कि सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि जल स्तर नीचे चला गया, इसकी वजह से कुछ स्थान जो है बाहर की ओर आ गया। और इस स्थान के ऊपर क्या हुआ कि आपका जो अपर्दन है उसने कार्य किया और इसकी वजह से अंतःसागरीय चबूतरे वगैरह बन गए। अब देखिए क्या हुआ, फिर से एक बार जो उष्ण काल है वो शुरू हुआ, यानी कि जो आपका प्लीस्टोसीन इरा थी जब वो समाप्त हुई, तो जो ग्लेशियर बन गए थे वो पिघल गए। तो पानी कितना नीचे गया था, 33 से 38 फैदम। तो ये पानी फिर से जल स्तर ऊपर आ गया। तो यानी ये जो स्थान पानी में नहीं रह गया था, अब ये फिर से पानी में डूब गया। तो इसमें से अगर कुछ कोरल जीव बचे रह गए थे तो वो, और इसके साथ ही जो नए जीव थे उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना जो विकास है उसको शुरू कर दिया, क्योंकि अब इनको फिर से पानी की वही गहराई मिल गई जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। ग्लेशियर पिघल गए, उष्णता भी मिल गई। वैसे यहाँ पर ठंडा बहुत हो गया था, पर अब उष्णता भी मिल गई क्योंकि अब जो ग्रीष्म युग है वो स्टार्ट हो गया है। तो इससे आपके कोरल का पुनः विकास शुरू हो गया। तो देखिए जो आप कह लीजिए इन्होंने जो अपने घर बनाए उसे हम लोग कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। इसके साथ ही जो चौड़े चबूतरे थे, यानी कि अंतःसागरीय चबूतरे जो चौड़े थे, वहां पर रीफ का निर्माण हुआ, क्योंकि जब चौड़ा स्थान होगा तो वहीं पर आपकी बैरियर रीफ बन पाएगी। वरना देखिए पहले क्या बनी, तटीय प्रवाल भित्ति। लेकिन जहां पर चौड़े चबूतरे थे वहां पे अवरोधक प्रवाल भित्ति बन गई, यानी कि बैरियर रीफ बन गई। और इसके साथ ही देखिए एटॉल का निर्माण कहाँ हुआ, अंतःसागरीय पठारों के ऊपर। अगर पूछा जाए डेली के अनुसार एटॉल कहाँ बना, तो जो अंतःसागरीय पठार थे उसके चारों तरफ, अंतःसागरीय पठार के चारों तरफ जो कोरल जमा हो गए, जो कोरल रीफ बनी, इसकी वजह से एटॉल का निर्माण हुआ। तो देखिए एक बार मैं आपके लिए थ्योरी समअप कर देता हूं। तो पहले स्टेप में क्या, एक स्थान था, ये स्थान कहाँ था, समुद्र में डूबा हुआ था, इसके ऊपर कोरल पाए जाते थे। प्लीस्टोसीन काल आया, 33 से 38 फैदम तक समुद्र तल नीचे गिर गया क्योंकि ग्लेशियर बन गए थे, ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी। तो एक तो कोरल यहाँ पर समाप्त हो गए, जो इस स्थान पर कोरल थे समाप्त हो गए। इसके साथ ही अपर्दन हुआ, अपर्दन हुआ तो ये जो है अंतःसागरीय चबूतरों का निर्माण हुआ। पहले चबूतरे का निर्माण हुआ, बाद में क्या हुआ, प्लीस्टोसीन काल समाप्त होता है, जल स्तर फिर से ऊपर आता है। जल स्तर के ऊपर आने से ये जो आपका प्लेस है, इस प्लेस के ऊपर फिर से पानी आ जाता है, जिससे कि कोरल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं मिल जाती हैं। फिर से कोरल अपना विकास करने लगते हैं। तो पहले आपका जो तटीय कोरल है उसका विकास होता है। जहां पर अंतःसागरीय चबूतरे चौड़े हैं वहां पर आपकी कोरल रीफ बन जाती है, यानी कि जो बैरियर रीफ है वो बन जाती है। और जो अंतःसागरीय पठार है उसके चारों तरफ आपका जो एटॉल है इसका निर्माण हो जाता है।
तो ये आपका डेली का सिद्धांत हो गया और इस तरह से जो प्रमुख सिद्धांत है कोरल के विकास के उनको हम लोगों ने देख लिया।